Good morning, all of you. Myself, Dr. Neeta Sinha, going to teach you chapter cell. Okay, so chapter cell का हम करेंगे plasma membrane, right? So now we see प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है स्टूडेंट. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एवरी सेल, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल होता है, जो भी सेल है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, या फिर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल हो, मल्टी सेलुलर का होगा, सबका आउटर कवरिंग जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. राइट, आउटर कवरिंग होता है. प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग होता है, दैट इज नोन एज सेल वॉल. बट इन एनिमल सेल ओनली is the plasma membrane, which is the outer covering. Okay, so see, plasma membrane found in all cells that separate the interior of the cell from the outside environment. मतलब सेल का जो होता है, जैसे जैसे आप देखो यहाँ पे एक सेल है, सेल का ये इंटीरियर साइड है, ठीक है, ये इंटीरियर है. ओके, और ये इसका एक्सटीरियर साइड है, एक्सटीरियर है बाहर का. तो इधर जो है साइटोप्लाज्मा भरा हुआ होता है, इधर दूसरा सेल या कोई भी कुछ भी होगा बाहर में. सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बाहर के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है अलग करता है. मतलब बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच का एक वॉल होता है जो दोनों को सेपरेट करता है. ठीक है, ये कैसा होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कैसा होता है, लिविंग होता है. राइट, कैसा होता है, ये लिविंग होता है, डेलिकेट होता है, डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है ना. और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ये सेमी परमेबल होगा, सेमी परमेबल होगा. ठीक है, कैसा होता है, ये सेमी परमेबल होता है. राइट, हम बाद में बात करेंगे सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी है, सबसे पहले ह्यूमन आरबीसी के ऊपर किया गया था. ह्यूमन आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा गया था. ओके, 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, उसके बाद जो है ह्यूमन आरबीसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो है सबसे पहले जो भी रिसर्च वर्क किया गया था या उसको देखा गया था. राइट, ये जो वर्ड है स्टूडेंट सेलेक्टिव परमेबल, इसका मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री which allow only selected things to go inside the cell. Okay, सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर जाने देता है, हर चीज को वो सेल के अंदर नहीं जाने देता. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि कोई घर है, कोई रूम है, मतलब उसका गेट है, वहां पे कोई गार्ड बैठा होता है, वो हर किसी को परमिट नहीं करता कि तुम अंदर जाओ. वो पहले पूछता है कि मतलब किस तरह का लोग है, क्यों जाना चाहता है, उसके बाद ओनली वो जो सेलेक्टेड लोग होते हैं उसी को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए. ओके, और जो अंदर से जैसे अंदर से जो बाहर आता है, उस तरह से एक बाउंड्री होता है, एक गार्ड की तरह काम करता है, आप समझ लो, जो कि सेलेक्टेड थिंग्स को ही सेल के इनसाइड में, सेल के अंदर ये जाने देता है. राइट, ठीक है. अब हम देखते हैं ये कैसा होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है. कैसा होता है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है. इसका क्या कहने का मतलब है, ये फॉस्फेट और लिपिड का बना होता है और बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है. ओके, जैसे आप देखो इस तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जो मान लो ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है. राइट, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है, और बाई लेयर का मतलब होता है डबल लेयर. ठीक है, और इस तरह का स्ट्रक्चर से वो बना होता है. ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, और ये लिपिड है, ये लिपिड है. ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहने का मतलब इसका जो हेड है, दिस इज नोन एज हेड. ये जो इसका हेड है ये फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, और इसका जो टेल है ये किससे बना होता है, ये लिपिड से बना होता है. ठीक है, और ये दो लेयर में अरेंज होता है. क्यों होता है ये दो लेयर में अरेंज, और क्या इसका यूजेस है, वो सब हम देखते हैं. ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है. बाई का मतलब होता है दो, है ना, टू लेयर में अरेंज होता है. और किसका होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और इसमें लिपिड होता है. ठीक है, ओके. सो अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं और क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में. सी, अब देखो, अब जो सेल का आउटर बाउंड्री होता है स्टूडेंट, जैसे अब मान लो ये कोई सेल है. ठीक है, ये कोई सेल है ना, और ये सेल के आउटर बाउंड्री, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, और ये इसका, ये देखो इस तरीके से अरेंज होता है, ये इस तरीके से अरेंज होता है. राइट, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ये अरेंज होता है. ये पूरा भी आप बना लो.
तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या है, बाई लेयर है, मतलब एक लेयर ये और एक लेयर ये है, और ये इसका हेड है जो कि फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, ये इसका टेल है जो कि लिपिड से बना होता है। क्यों होता है स्टूडेंट ऐसा, इसका क्या रीजन है बाई लेयर में अरेंज होने का, या फिर इसका जो हेड होता है, अब इसका हम एक को हम मिलाकर के इधर देखेंगे, जो इसका हेड होता है, जो हेड होता है ये वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग होता है, और इसका जो टेल होता है ये वाटर हीटिंग होता है, वाटर हीटिंग होता है। ठीक है, ये क्यों वाटर लविंग मतलब हाइड्रोफिलिक। ओके, क्या होता है ये हाइड्रोफिलिक। वाटर हीटिंग का मतलब हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इस तरीके से अरेंज होता है। हम एक फॉस्फोलिपिड को देखेंगे तो एक इसका जो हेड है वो फॉस्फेट से बना होता है, और इसका जो टेल होता है वो लिपिड का बना होता है। ओके, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक है। राइट, हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब ये वाटर को प्यार करता है। ठीक है, वाटर को ये प्यार करता है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग होता है, ये वाटर को बोलता है हमसे दूर जाओ। ठीक है, इसको वाटर से कोई प्यार नहीं है, वाटर से कोई लगाव नहीं है। ठीक है, अब देखो हम यदि बात करें जो सेल का, तो सेल के इनसाइड में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेल के आउटसाइड में क्या होता है, सेल के आउटसाइड में भी ठीक है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप बोलो इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और इसको बोलो आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इधर भी पानी है, मतलब सेल के बाहर भी पानी, सेल के अंदर भी पानी। राइट, सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, सेल के दोनों तरफ पानी पानी है ना। और यदि और ये बीच में क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। राइट, तो अब देखो यदि इसका हेड है, हेड क्या है, वाटर लविंग है ना। वाटर लविंग यदि ये नहीं होता, और इसका टेल को यदि हम इसका अरेंजमेंट ऐसे नहीं करके, यदि इसका टेल को हम इस साइड में कर देते हैं, इसके टेल को इस साइड में कर देते, इधर वाटर था इधर भी वाटर था, ये क्या बोलता वाटर को हमसे दूर जाओ, है ना, क्योंकि वाटर हीटिंग होता, तो कभी भी ये वाटर को या जो भी फ्लूइड है उसको सेल के इनसाइड में मतलब अंदर नहीं जाने देता। और जो साइटोप्लाज्म है, यदि इधर से कुछ भी वाटर, कोई भी जो फ्लूइड है, जो वाटर है वो बाहर आना चाहता है, उसको भी वाटर नहीं, उस वाटर को भी बाहर नहीं आने देता। क्यों नहीं आने देता, क्योंकि ये टेल जो है वाटर हीटिंग है, ये तो पानी को पास ही नहीं आने देगा, बोलेगा दूर जाओ दूर जाओ। इधर भी टेल है तो वाटर हीटिंग है, ठीक है, उसको वाटर को पास नहीं आने देगा। इसलिए इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, मतलब जो हेड होता है वो आउटसाइड की तरफ होता है, जो टेल होता है वो इनसाइड की साइड में होता है। ये दोनों टेल जो है बीच में होगा, मतलब दोनों लिपिड एक साथ होगा, और जो हेड होगा वो बाहर की तरफ होगा, फ्लूइड मीडियम की तरफ। इधर भी जो हेड है वो फ्लूइड मीडियम की तरफ है। ठीक है, और जो दोनों है और जो हेड है इधर भी वाटर लविंग है। अब पानी को यदि अंदर जाना होगा, ठीक है, तुम आओ आराम से आओ, है ना, इधर से यदि पानी को बाहर जाना होगा तब भी ये अलाउ करेगा वाटर को, यू कैन गो, है ना। अब देखो हम इसको देखते हैं, अब चूंकि दोनों तरफ वाटर है, ठीक है ना, वाटर को एक्सचेंज करना होगा, वाटर लविंग जो हेड है वो भी दोनों तरफ आराम से वाटर का एक्सचेंज हो सकता है, और लिपिड साथ में रहेगा, मतलब दोनों लिपिड वाला जो टेल है वो बीच में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से वाटर का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि इस तरीके से है ना, ये आपका हेड इस तरीके से है, इसके इधर भी वाटर है, और इधर भी आप बना लो, इसके इधर भी, ठीक है, क्या है, इधर भी साइटोप्लाज्म है ना, इधर भी साइटोप्लाज्म है, इधर भी वाटर है, आराम से वाटर लविंग है, ये पानी को अपनी तरफ बोलेगा, ठीक है आ सकते हो, पानी को अलाउ करेगा टू पास थ्रू इट। इधर भी वाटर है, ये भी अलाउ करेगा, है ना। चलो, तो आप जो है अब कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड अरेंज्ड इन बाइलेयर। किससे बना हुआ है, लिपिड से, और लिपिड कैसे अरेंज्ड है, इन अ बाइलेयर स्ट्रक्चर है। लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड। इसका हेड किधर है, पोलर हेड किधर है, आउटर साइड की तरफ है। ठीक है, लिपिड किस तरीके से अरेंज है मेम्ब्रेन में, पोलर हेड इज टुवर्ड द आउटर साइड। ओके, जो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल है टुवर्ड द इनर साइड, जैसे कि हम देखे थे कि ये जो
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसका जो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर जो टेल है वो किधर है, इनर साइड की तरफ है, ठीक है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन मेम्ब्रेन पॉजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो ये है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके जो है बना होता है, ओके। सो नाउ सी द कंपोजिशन। अब हम इसका कंपोजिशन देखेंगे कि ये किसकी चीज से बना होता है, ओके। ये किसकी चीज से बना होता है, ठीक है। तो ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन होता है और क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक है। प्रोटीन होता है और लिपिड होता है। इसका कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। ये जो प्रोटीन होता है ये कितना होता है, 40%, 60%, ठीक है। 50% जो है 50, 40, 60, ये जो प्रोटीन है। लिपिड जो है वो 40% होता है, ओके। लिपिड कितना परसेंट होता है, 40%। और प्रोटीन जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 50%, राइट। और बाकी जो है 10% कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कितना होता है, 10%। सो प्रोटीन होता है 50%, लिपिड होता है 40% और कार्बोहाइड्रेट होता है 10%। प्रोटीन, इसका अंदर जो प्रोटीन होता है वो दो तरह का होता है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड दूसरा जो होता है पेरीफेरल प्रोटीन। हम आगे देखते हैं कि किसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, किसको पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन कार्बोहाइड्रेट अटैच विद द प्रोटीन इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। सो प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन जो होता है 50% होता है, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट 10% होता है। प्रोटीन दो तरीके का होता है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरीफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल का मतलब जो अंदर में इम्बेडेड होता है, इनसाइड में होता है, ठीक है। जो एकदम बीच बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फंस जाता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन जो कि पेरीफेरी की तरफ, आउटसाइड की तरफ होता है। जब व्हेन प्रोटीन अटैच टू द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो जाता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो जाता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। सो अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत सारा मॉडल दिया गया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था और भी मॉडल था उसका जो है डैनियल डेविडसन मॉडल था। ये जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। जो मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल है ना। इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल इसलिए कहते थे क्योंकि ऐसा लगता था कि जो आइस है, जो आइस के अंदर जो है ये प्रोटीन जो है ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड की तरह। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है ना। सो ये जो मॉडल था ये मोस्ट एक्सेप्टेड वन है और ये दिया गया था किसके द्वारा, ये दिया गया था आपका सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था, ओके। चलो अब जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है। प्रोटीन बहुत सारा जो इसके अंदर ना, अब सबसे बड़ा एक सवाल है कि इसका जो स्ट्रक्चर हमने देखा था इस तरीके का होता है, राइट। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। हमने आपको बोला कि ये जो होता है, ये इसका जो टेल होता है वाटर हीटिंग होता है, ठीक है। इधर में यदि वाटर है और उसको अंदर जाना है ना, और इसका और इधर आना है, या फिर इधर में जो वाटर है उसको बाहर जाना है। लिपिड जो होता है वाटर हीटिंग होता है। ये लिपिड तो अलाउ नहीं करेगा ना, यहाँ से मान लो पास भी करता है वाटर, तो लिपिड तो इसको अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए। बहुत सारा पानी तो नहीं जा सकता है, थोड़ा बहुत वाटर जो है वो पास कर जाएगा, बट बहुत सारा वाटर पास नहीं करेगा क्योंकि लिपिड इसको अलाउ ही नहीं करेगा जाने के लिए, ओके। वैसे ही इधर से जब वाटर इधर आना चाहेगा तब भी इसको लिपिड जो है अलाउ नहीं करेगा उसको जाने के लिए अंदर, ठीक है। सो फिर हमारे पास वही प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत सारा प्रोटीन इसके अंदर फंसा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके से जो है इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन जो है फंसा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, है ना। और भी प्रोटीन होता है जो इसके पेरीफेरी की तरफ होता है, इसको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन। तो दो तरह का प्रोटीन मैंने बोला, इंटीग्रल प्रोटीन और क्या बोला मैंने, पेरीफेरल प्रोटीन।
जो वाटर को यदि पास होना होगा तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये चैनल या टनल की तरह काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? चैनल की तरह, चैनल और टनल की तरह काम करता है। ठीक है, यही प्रोटीन जो चैनल या टनल की तरह काम करता है, अलाउ करता है वाटर को पास थ्रू इट। इसी चैनल या टनल से होता हुआ वाटर को यदि बाहर जाना है तो जाएगा, और इसी चैनल या टनल से होता हुआ इधर से भी वाटर को यदि अंदर आना है तो आएगा। ठीक है, सो इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है वाटर को पास करने के लिए। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस भी होते हैं जो इसे पास करते हैं। उसके अलावा आपका ग्लूकोज पास करता है, अमीनो एसिड पास करता है। सो 1 by 1 देखते हैं कैसे चीजें जो है पास होता है। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसको भी हम देखते हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इसमें जो है चैनल और टनल प्रोटीन होता है ना, जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है। बीच में प्रोटीन धंसा हुआ है जगह जगह पे, एक ही प्रोटीन नहीं होता और भी कई जगह पे हो सकता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है जो इम्बेडेड होता है, और पेरिफेरल प्रोटीन भी होता है। ठीक है, यदि लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। और यदि इस प्रोटीन के साथ अटैच है, क्या आप इधर बना लो, यदि इस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, समझ आया? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? यदि लिपिड के साथ अटैच है कार्बोहाइड्रेट तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ अटैच है तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, जैसे कि हमने बताया कि पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इंटीग्रल प्रोटीन इज आल्सो नोन एज टनल प्रोटीन, जिसे होकर के वाटर वगैरह क्रॉस करता है। प्रोटीन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड, सो इट इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये किस तरह का होता है? सेमी लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का होता है ना, बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर ये नहीं होता है। बहुत हार्ड होने से वो, आप ये सोचो कि बहुत हार्ड होने से चीजों का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है उसके क्रॉस, लेकिन वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप जैसे उसके अंदर कोई पिन चुभोगे तो फिर से उसको जब आप वापस निकालोगे तो अपना उसी फॉर्म में वो आ जाता है। ठीक है, तो सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है ना, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी उसका मेंटेन रहता है। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या इसका फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इसका फंक्शन बेसिकली जो होता है वो, फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हम जाएंगे तो दो तरीके का होता है, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और जो दूसरा होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एक्टिव का मतलब होता है, जहां एक्टिव हो जाता है इसका मतलब जब हम कोई भी काम एनर्जी खर्च करके करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब जैसे नदी का बहाव इधर है और आप स्विमिंग करके इधर नहीं जा रहे हो, उसी के अगेंस्ट उस डायरेक्शन में जा रहे हो। सो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में जाना है। तो मीन्स को जैसे आप कभी जैसे बहुत इधर से आप सोचो कभी आप साइकिलिंग किए हो और बहुत इधर से जो होता है बहुत तेज हवा चल रही है और आपको इधर जाना होता है ना, कोई चीज आपको रोक रहा है, उसके अगेंस्ट में आपको जाना होगा। सो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, लेकिन पैसिव में क्या होता है, एकदम आपको एनर्जी नहीं खर्च करना पड़ेगा। जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो, पानी भी इधर जा रहा है, आपको भी इधर जाना है, आराम से लेट जाओ, पानी के साथ साथ आप चलते जाओगे, कोई एनर्जी नहीं खर्च करना है। ठीक है, तो जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसमें हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं खर्च करना पड़ता है। बट इसका भी दो टाइप है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप डिफ्यूजन ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हम कहीं कोई घर में इंसेंस स्टिक्स अगरबत्ती जलाते पूजा करते समय, और कुछ नहीं करते हो, आप अगरबत्ती जलाते हो, आराम से उसका जो स्मेल है पूरे घर में फैल जाता है, सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि डिफ्यूज उसमें भी एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है। जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, लेकिन आप जा सकते हो आराम से, आपको वहाँ एनर्जी भी नहीं खर्च करना है, बट आप अपने आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, मतलब आपको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए, सपोर्ट का जरूरत होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है,
जैसे आप ऐसे समझ सकते हो इसको, जैसे मैंने ये बताया था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। अब वाटर को इधर से इधर जाना है, इसमें इस तरह का एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, वाटर को इधर से इधर जाना है, ठीक है। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यदि वाटर इधर से इधर जा रहा है एक ये, लेकिन ये नहीं जा सकता है ना डिफ्यूजन के थ्रू, इसमें भी हो रहा है डिफ्यूजन, मतलब कि वो एनर्जी नहीं खर्च करेगा, लेकिन अपने आप भी वो नहीं जाएगा। सो एक कैरियर प्रोटीन होता है, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ फंस गया कैरियर प्रोटीन के साथ, बस इसके साथ अटैच हुआ और फिर उसके बाद वो क्या करता है, ये इधर टर्न हो जाता है, अटैच होने के बाद क्या करता है, ये इधर टर्न हो गया है ना, और इधर वाटर को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो किधर पहुंचा दिया, इंट्रासेलुलर की तरफ, ठीक है, इंट्रासेलुलर की तरफ पहुंचा दिया। तो आराम ये क्या हुआ, इसमें भी इस वाटर मॉलिक्यूल को तो कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ा जाने के लिए, कोई एटीपी खर्च नहीं किया, बट वो अपने आप भी नहीं जा सकता था, उसको कोई ना कोई कैरियर चाहिए था उसको लेके जाने के लिए, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हम एक एक करके इसको देखते हैं और डिटेल में। तो सिंपल डिफ्यूजन आप लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ गैसेस विदाउट एनी एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में आप लिख सकते हो, सिंपल डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ गैसेस without any expense of energy, कोई एनर्जी नहीं खर्च कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से किसका मूवमेंट होता है, O2 है, CO2 है, इस तरह का जो गैसेस है वो सिंपल डिफ्यूजन से उसका मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे आप देखो ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें क्या है, O2 है और इधर आपका क्या है, इधर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। इस O2 को जाना है इसके, तो आराम से O2 क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, इधर चला गया है ना, इधर आने के बाद ये क्या करेगा, इधर सेल में आराम से आ गया, सेल में क्या होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन होगा, सेलुलर रिस्पिरेशन से इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है CO2 जनरेट हुआ है ना, जनरेट CO2 बाई प्रोडक्ट के रूप में। अब जो CO2 जनरेट हुआ आराम से जो है ये CO2 भी क्या होगा, जो CO2 जनरेट हुआ वो भी क्या होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये CO2 भी आराम से, जैसे यहाँ पे CO2 जनरेट हुआ तो ये भी आराम से यहाँ से डिफ्यूजन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगेंस्ट, मतलब जिधर भी ज्यादा, इधर O2 ज्यादा था, O2 इधर ज्यादा से कम की तरफ अपने आप आ गया, इधर CO2 ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, ये भी इधर से अपने आप इधर चला गया। दिस इज अ टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ओके, और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो होता है कोई ना कोई हमें क्या चाहिए होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी एनर्जी नहीं खर्च करना है ना। तो मैंने क्या बोला कि ये आपका फॉस्फोलिपिड है और इसमें कैरियर प्रोटीन होता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन होता है, कैरियर प्रोटीन, दिस इज द कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन में इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल और चीजें फंस जाए, है ना। कैरियर प्रोटीन के साथ ये वाटर जो है इस तरीके से अटैच हुआ यहाँ पर, और अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, इसको इस तरफ लेके आना है, तो क्या करेगा, ये पलट जाएगा ऐसे, है ना। अब ये जैसे ही इसको अटैच हुआ इसके बाद ये इस फॉर्म में इधर पलट गया, अब बिना एनर्जी खर्च किए, इसको तो कोई एनर्जी नहीं खर्च करना पड़ा, इधर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो किधर आ गया, इनसाइड में इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें भी एनर्जी नहीं खर्च करना पड़ता है, बट प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का होता है कि उसके साथ अटैच होकर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दूसरी तरफ आराम से आ जाता है। अब देखो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट का बात हमने किया कि उसमें एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किस चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है हम किस किस चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, O2 और CO2 का, ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का, वाटर का, ठीक है। इन चीजों का जो ट्रांसपोर्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम अगेंस्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट,
मतलब जिधर कम है, जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ हमको जाना है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एटीपी, और इसमें जो है एटीपी खर्च करना पड़ेगा, है ना। इधर कोई भी चीज ज्यादा है, जैसे इधर पानी बहुत ज्यादा है, इधर पानी बहुत कम है और कम से हमको उधर ज्यादा की तरफ लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उसको पुश करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ एटीपी खर्च करना पड़ता है। जैसे मूवमेंट ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन, ठीक है, हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम और पोटेशियम आयन का जो मूवमेंट होता है उसको करने के लिए, सोडियम पोटेशियम आयन को मूव करने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, एटीपी खर्च करना पड़ता है, ठीक है। सो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, राइट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट हमें क्लियर हो चुका है, किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है वो भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन जो है हमारा क्या है, ये जो है, और इसका फंक्शन है एक्ट एज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद इंडोसाइटोसिस भी करता है, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस करता है, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट को बहुत डिटेल में देख चुके हैं स्टूडेंट। अब रिसेप्टर की तरह कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करता है, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।